Hi students, so today one more video where I am going to discuss about the importance of organizing. So we have started the chapter number 5, that is organizing, and we have discussed the last class organizing means what and the process of organizing. So today we'll discuss about how organizing is important function, and organizing helps the management or the managers to perform the functions in a smooth manner. Okay, so organizing helps in the smooth functioning of a business in accordance with the dynamic business environment. It helps in the growth and survival of the business or the enterprise and enables to meet the various challenges. तो ऑर्गेनाइजिंग ऐसा एक कार्य है जिसके अनुसार मैनेजमेंट को ये मदद मिलता है कि जो डायनेमिक एनवायरनमेंट है, मतलब जो परिवेश बिजनेस का होता है वो चेंज होता है। हम लोगों ने देखा है लास्ट चैप्टर में बिजनेस एनवायरनमेंट में कि ये डायनेमिक में है, ये हमेशा चेंज होते रहता है। तो इस तरह के परिवेश में ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन या ऑर्गेनाइजिंग जो कार्य है, इसके आधार पर मैनेजमेंट कैसे अपना बिजनेस को अच्छी तरह से संभालता है और बिजनेस का कार्य करने में मददगार साबित होता है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने बोर्ड में लिखा है जिसके आधार पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग जो फंक्शन है या ऑर्गेनाइजिंग जो कार्य है, ये कैसे हमको मददगार साबित होता है या सब कैसे ये हमको सहायता प्रदान करता है। एक तरह से आप बोल सकते हो, इम्पोर्टेंस बोलो या बेनिफिट्स बोलो, जो भी बोलो। तो ये पॉइंट्स हमको हाईलाइट करेगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या है। ठीक है, सो देयर आर 6 पॉइंट दैट आई हैव रिटन। बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, जो पहला नंबर है, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब ये है, जैसे कि मैंने वो लास्ट वीडियो में बोला था, ऑर्गेनाइजिंग के द्वारा क्या होता है, काम को पहले डिवाइड किया जाता है, आइडेंटिफाई करने के बाद में उसको डिवाइड किया जाता है। काम के जो इम्पोर्टेंस है या तो काम के जो तुम्हारा एक्टिविटीज़ के जो नेचर है, प्रकृति के ऊपर डिपेंड करके। तो इससे क्या होता है, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए किस तरह का तजुर्बे, किस तरह का स्किल का ज़रूरत होता है, हम उन्हीं लोगों को उस काम पे लगाते हैं। तो इससे क्या होता है, ये हमको सुविधा क्या चीज़ का प्रदान करता है, एक व्यक्ति कौन सा फील्ड में या कौन सा काम में वो स्पेशलाइज्ड है, then this makes what you know, this makes the work very efficiently and effectively possible. So under organizing, the whole work is systematically allocated and divided into different parts. तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, एक्चुअली हम लोग सिस्टमेटिकली जो काम है, एलोकेटेड काम को हम डिवाइड करते हैं और उसको इस तरह से डिवाइड करते हैं, वेरियस पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एंड ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स द राइट मैन टू in the right job or at the right job, you can say the proper word, right man at the right job। इसका मतलब यही है, सही आदमी को सही काम पे लगाना। तो ऑर्गेनाइजिंग के ज़रिए हम ये चीज़ का संभव कर सकते हैं। It can be possible only when the organizing is done effectively and efficiently, and this helps the management to put the right man to the right job। And this will ultimately give you what you know, this will give you ultimately in the increase in the efficiency of the worker and motivates them to put their best performance in the work। और अगर हम जैसे कि सही लोग या तो सही आदमी को हम सही जगह में लगा सकते हैं, तो उससे क्या होता है, वो आदमी भी अपना काम अच्छी तरह से कर पाएगा और वो अंदर से वो मोटिवेट होगा, उत्साहित होगा कि उस काम को वो अच्छी तरह से करे। सॉरी। तो यही चीज़ है द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। हम तभी कर पाएंगे अगर ऑर्गेनाइजिंग हम ठीक तरह से करते हैं। दूसरा नंबर क्या है, क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। जैसे कि मैंने
काल में जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने बोला था डिपार्टमेंटलाइजेशन, एंड लास्ट में एक प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में था जो 4 स्टेप्स था। पहला जैसे कि था आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा था तुम्हारा डिपार्टमेंटलाइजेशन, तीसरा तुम्हारा था असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, और चौथा था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो ये दूसरा नंबर जो है यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। वो 4 नंबर पॉइंट जो प्रोसेस में था, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, मतलब कौन आदमी किसके अंडर में काम करेगा या कौन किसको जाके रिपोर्ट करेगा उस काम के बारे में। तो ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग वर्किंग रिलेशनशिप एंड क्लियरली डिफाइंस द लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑल्सो हेल्प्स specify who is reporting or who is to report to whom। तो यही चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ, क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, मतलब मेरे अंडर में कितने लोग काम कर रहे हैं और उन लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि उनका काम का रिपोर्ट किससे करना है, मुझे करना है। और मेरे या तो मेरे ऊपर में भी अगर कोई है तो मुझे ये क्लियरिटी होना चाहिए कि कौन लोग या तो कौन सा आदमी को मैं रिपोर्ट करना है। सो दिस मेक्स व्हाट यू नो, दिस मेक्स द फादर हेल्प्स इन द fixation of responsibility and helps the person to do the work according to their assigned responsibility determined to them and the authority which is being assigned to them। okay, तो इस चीज़ से क्या पता चलता है कि मुझे क्या काम करना है, मेरा अथॉरिटी, मेरा दायित्व कितना है, मेरा कर्तव्य कितना है, ये चीज़ पूरा क्लियर हो जाता है। और ये तभी संभव होता है अगर ऑर्गेनाइजिंग हम ठीक तरह से कर पाते हैं। तीसरा नंबर जो पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, वो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। until and unless you are being able to do the organizing function, प्लानिंग के बाद में, जैसे कि मैंने बोला ही था लास्ट वीडियो में, ऑर्गेनाइजिंग इज द सेकंड फंक्शन वेयर ऑल द रिसोर्सेज आर बीइंग gathered together or connected together or linked together like man, machine, material and money। तो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अगर हम ऑप्टिमम मतलब उत्तम से उत्तम, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसका अगर प्रयोग करना चाहते हैं तो वो ऑर्गेनाइजिंग ही एक कार्य है जिसके आधार पे हम वो कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स फुलर एंड एफिशिएंट यूज ऑफ ऑल ह्यूमन, फिजिकल एंड financial resources। Proper allocation of job helps in avoiding overlapping and of work and ensures optimum use of resources। हाँ, ये अगर सभी चीज़ों का सही जुगाड़न हम कर सकते हैं तो इससे क्या होगा, हमको हर काम को हम सही ढंग से कर पाएंगे और किसी एक काम को हमको रिपीटेडली करना नहीं पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग ऑफ द वर्क। ये चीज़ ऑर्गेनाइजिंग के द्वारा हम पा सकते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट जो है एडॉप्शन ऑफ चेंजेस। ऑर्गेनाइजिंग और एक तुम्हारा सहायता प्रदान करता है कि जो भी परिस्थिति या परिवेश के अनुसार जो चेंजेस आता है उस चेंजेस को एडॉप्शन का मतलब यह है कि उसको मतलब एडॉप्ट करना, या तो मतलब तुम उसके साथ में मिलना, उसके साथ में एडजस्ट होना, और परिस्थिति के आधार पे ही आपको काम करने का मतलब होता है एडॉप्शन टू द चेंजेस। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प बिजनेस एंटरप्राइज टू एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट चेंजेस। यही है एडॉप्शन, मतलब जो परिस्थिति होगा उस परिस्थिति के आधार पे अपने आप को एडजस्ट करने का मतलब ही होता है एडॉप्शन टू द चेंजेस। In order to ensure smooth functioning of the enterprise, organizing suitably modify the organizational structure and various interrelationship existing in an enterprise। हाँ, परिस्थिति के आधार पे क्या होता है, चेंजेस जो भी आता है, परिस्थिति जो भी आता है, उसके आधार पे ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, अपने अनुष्ठान या तो एंटरप्राइज का काम को स्मूथली परफॉर्म करने के लिए वो जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशन का गठन है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो भी है उसका, या तो इंटर रिलेशनशिप जो भी है उसको मॉडिफाई करते हैं और परिस्थिति के आधार पे उस काम को अच्छी तरह से अंजाम देने का कोशिश करता है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, पांचवा नंबर क्या है,
इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका मतलब यही है, जो अनुष्ठान है, ऑर्गेनाइजेशन है या संगठन जो भी है, कंपनी जो भी है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो पार्ट है, ऑफिशियल जो काम होता है, उसको अच्छी तरह से करने के लिए भी ऑर्गेनाइजिंग तुमको मददगार साबित होता है। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन ब्रिंगिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, बिकॉज क्यों एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी आता है, जैसे कि कुछ पॉइंट्स से हम बता रहे हैं। एक नंबर, इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन व्हिच ब्रिंग इफेक्टिवनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, वो तो हम लोगों ने देखा है, स्पेशलाइजेशन हम लागू कर सकते हैं, स्पेशलाइज्ड लोगों को काम पे लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमको इफ़िशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आता है काम पे। मतलब जो स्पेशलाइज स्किल लोग हैं वो लोग काम करेगा तो क्या होगा, वो स्पेशलाइजेशन आ जाएगा और काम पे इफ़िशिएंसी आएगा। एक नंबर। दो नंबर, इट क्लेरिफाइज सेंटर ऑफ अथॉरिटी एंड पावर एंड दस रिजल्ट्स इन प्रॉपर एग्जीक्यूशन। हाँ, दूसरा जो कारण है वो कारण है कि क्लियरिफाइज द सेंटर ऑफ अथॉरिटी। सेंटर ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या है, दायित्व किसके पास में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास में है, और कौन उस काम के लिए दायित्वबर है। अथॉरिटी भी किसके पास में, पावर मतलब वो अपना कितना ऑर्डर कर पाएगा, कितना अपनी तरह से डिसीजन ले पाएगा, वो चीज़ भी क्लियर हो जाता है। और उससे क्या होता है, रिजल्ट्स इन प्रॉपर एक्सिक्यूशन। तब मुझे मालूम होगा कि मैं कितना तक मैं ऑर्डर कर सकता हूँ, कितना तक मैं खुद डिसीजन ले सकता हूँ, कितना तक मुझे काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो दोनों साथ साथ चलता है। अथॉरिटी अगर 100 है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी 100 ही देना चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, कोई ज़्यादा पावर मिल गया तो उसको ज़्यादा वो मिसयूज़ करेगा, और दायित्व तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है लेकिन अथॉरिटी कम है तो उसमें भी प्रॉब्लम होता है। तो ये चीज़ तुम्हारा इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन तभी होगा ऑर्गेनाइजिंग अगर ठीक ढंग से करते हैं। 3 नंबर जो कारण है इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन आने के लिए या तो मिलने के लिए, वो है ऑर्गेनाइजिंग के द्वारा हमको और एक काम होता है कि इट प्रोवाइड्स ए क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब एंड रिलेट्स ड्यूटीज व्हिच रिजल्ट्स इन अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। तो ऑर्गेनाइजिंग के द्वारा हमको और एक चीज़ प्रदान किया जाता है, इस क्लियरली डिस्क्राइब द जॉब। हाँ, मुझे कौन सा काम करना है, उस काम को ऑर्गेनाइजिंग के ज़रिए मैनेजमेंट क्लियरली हमको डिफाइन करता है, या तो क्लियरिफिकेशन हमको दे देता है, डिस्क्राइब कर देता है, समझा देता है कि मेरे काम कितना है और कितने तक मुझे करना है। और इससे क्या होता है, इट रिलेट्स, और ये करने से क्या होता है, कोई भी ओवरलैपिंग ऑफ द वर्क, डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क, एक काम को बार बार करने का दरकार नहीं होता है। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। ये जो काम है ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, ये देखो पर्सनल PERSONNEL, एक दूसरा वाला पर्सनल आता है PERSONAL, वो पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, ये पर्सनल मतलब तुम्हारा पर्सन जो लोग काम करता है उसको बोलता है ये पर्सनल्स। तो डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनल मतलब ऑर्गेनाइजिंग के ज़रिए ऑर्गेनाइजेशन में जितने सारे लोग हैं उनका पर्सनालिटी को हम डेवलप कर सकते हैं। कैसे, ऑर्गेनाइजिंग क्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि वो ऑर्गेनाइजिंग या तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है, एक संगठन या तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता है। जैसे कि सबसे पहले होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके बाद में आता है MD, उसके बाद में आता है डिफरेंट डिपार्टमेंट हेड्स, उसके बाद में आता है असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद में आता है तुम्हारा सुपरवाइजर, उसके बाद में आता है तुम्हारा वर्कर्स। तो ये जो ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर है, गठन है, ये तुम्हारा संभव होता है जब हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। एंड दैट स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स ए बेसिस और फ्रेमवर्क फॉर असाइनिंग द ड्यूटीज एंड असाइनिंग द वेरियस परफॉर्मेंस फंक्शनिंग इफेक्टिवली। और ये जो गठन या तो स्ट्रक्चर, जो डिज़ाइन ऑर्गेनाइजिंग के ज़रिए सेटअप किया जाता है, उससे क्या होता है, उससे आपको एक ऐसा बेस या तो बेसिस या तो एक तरीका आपको या तो प्रोसेस पद्धति आपको दिया जाता है। एक पद्धति, उस पद्धति के अंडर में आपका एक फ्रेमवर्क मतलब एक डिज़ाइन, फ्रेमवर्क मतलब जैसे कि हम फोटो फ्रेम लगाते हैं ना, कि फ्रेम होता है, तो एक दायरा आपको बना के दे दिया जाता है, जिस दायरे के आधार पे आपको तरह तरह के फंक्शन या परफॉर्मेंस क्या करना है वो आपको इफ़िशिएंटली आप कर पाते हैं। मोरओवर इफेक्टिव डेलीगेशन अलाउस मैनेजर टू assign jobs of routine nature to their subordinates।
और इसमें और एक बोला गया है कि डेलीगेशन ऑफ द वर्क, जैसे मैंने बोला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एमडी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मैनेजर, उसके बाद में असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद में सुपरवाइजर। तो इससे क्या होता है, इससे डेलीगेशन मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो डिसीजन लेगा वो एमडी के पास में आ जाएगा। एमडी जो भी है टॉप लेवल मैनेजमेंट, वो लोग जो भी डिसीजंस लेगा उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो घटा के दे दिया जाएगा डिपार्टमेंट हेड्स में। तो डेलीगेशन ऑफ अलाउस मैनेजर्स टू असाइन जॉब। डेलीगेशन मतलब जो दायित्व है वो ऊपर से नीचे तक उसको क्या कर दिया जाता है, सौंपा जाता है, मतलब ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और इससे क्या होता है, मैनेजर्स लोगों के बीच में एक ऐसा न्यू मेथड डेवलप होता है जिससे जो टेक्निक्स है, डेलीगेशन ऑफ टेक्निक्स है, ये अपने आप को पर्सनैलिटी या तो पर्सनल्स का डेवलपमेंट हो जाता है कि हाँ मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये दायित्व है।